नमस्कार। आप देख रहे हैं JKM मीडिया और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं तरनजीत सिंह टोनी जी, जो कि सुचेतगढ़ से DDC हैं। और इनकी बात करें तो बहुत ही जो है जाने माने राजनीतिज्ञ हैं, और चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, आम जनता का मुद्दा हो, उनके हक के लिए, उनके मुद्दों के लिए जो है ये लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। आपका स्वागत है JKM मीडिया में। शुक्रिया, नमस्कार सर, हम शुरुआत करेंगे सर जहाँ से आप DDC हैं, सुचेतगढ़ की बात करते हैं। बॉर्डर का एरिया है सर, और काफ़ी प्रभावित रहता है, चाहे जो प्राकृतिक आपदाओं की बात करें या और भी लोगों की बहुत सारी सर वहाँ पे समस्या हैं। सर, किस तरीके से वहाँ पे विकास कार्य किए गए हैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए सर? नहीं, रामपाल जी, मेरा जो इलाका है बिल्कुल ज़ीरो लाइन से पाकिस्तान के साथ सटा हुआ इलाका है। सीमाएं मिलती हैं जहाँ जाके। तो मैं आपको बताऊं कि हमसे पहले वहाँ पे कैबिनेट मंत्री हुए, हमसे पहले वहाँ पर राज्यसभा मेंबर रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी थे वहाँ, उस इलाके से बहुत कुछ रहा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होगी, लेकिन माननीय जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, जब वो मेरे इलाके में पहली दफ़ा हॉर्टिकल्चर नर्सरी का उद्घाटन करने गए, वो तकरीबन लगभग 250 करोड़ की लागत से वो एक हॉर्टिकल्चर की नर्सरी लगाई। तो माननीय LG साहब ने वहाँ स्टेज से ये कहा कि यहाँ के जो DDC हैं ये बड़े प्रगतिशील व्यक्ति हैं, क्योंकि मेरा काम उन्होंने देखा। फिर उनसे मैंने जब रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरा बॉर्डर का एरिया जो जैसे वाघा बॉर्डर के पैटर्न के ऊपर यहाँ पे परेड शुरू करी जाए, तो माननीय LG उस वक्त नए नए आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई पाकिस्तान तो मानेगा नहीं। तो हमने कहा जी पाकिस्तान की मनाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी तरफ शुरू करते हैं। और आप यकीन जानो कि मुझे आए हुए LG हाउस से कोई हफ्ता हुआ था तो मुझे BSF से कॉल आया और परेड की तैयारी शुरू हो गई। मेरे सगा मौसा जी जो हैं वो उस वक्त DIG थे BSF रेंज के, जम्मू रेंज के, और उन्होंने 1 महीने में ही वो परेड तैयार कर दी। वहाँ पे जम्मू के तर्ज के ऊपर रेस्टोरेंट आ गए। बहुत ही लजीज खाना बन रहा है। अब मैं जम्मू वालों से कहूँगा आप वहाँ पे जाऊँ बच्चों को लेके, बच्चों को पता चले बॉर्डर किसे कहते हैं, बच्चों को पता चले कि भाई आपके लिए हमने वहाँ पे क्या चीज़ बनाई है, तरक्की कहते किसको हूँ। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपको जम्मू सूबे के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी सड़क नहीं बनी होगी जो मैंने सड़क RSपुरा टू सुचेतगढ़ तक बनाई, बॉर्डर तक, ऑक्ट्राई पोस्ट तक। तो आप ये देखें कि एक उस वक्त का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे शैलेंद्र कुमार जी, जो PWD के उस वक्त के वो थे। तो उनसे जब हमने दरख्वास्त करी कि सड़क का चौड़ाकरण जो है हमको करना है, बड़ी करनी है, तो उन्होंने कहा यार वहाँ तक तो उस वक्त हमने बताया कि जनाब हमारे इलाके में कल को अगर ये वाघा बॉर्डर की तरह पैटर्न के ऊपर ट्रेड खुल गया अगर इधर से, तो गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, हमारे लोगों को रास्ता कम मिलेगा। क्योंकि ये आपको मैं और बता दूं, ये हिंदुस्तान की पूरी कोशिश थी कि ये ट्रेड रूट खुले, लेकिन ये पाकिस्तान इसमें रिलक्टेंट रहा। जो सड़क का आधा हिस्सा रह गया था, थोड़ा सा कम रह गया था, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो जो आज के हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं भूपिंदर कुमार जी, उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बाकी पैसा रिलीज़ करके उसको कंप्लीट किया। मैं अब आपको एक और खुशखबरी दूं कि 6.5 करोड़ की लागत से जो सुचेतगढ़ से गराना वेटलैंड तक वो डबल लेन मैंने अप्रूव कराई है। उसके लिए भी मैं भूपिंदर जी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तकरीबन 900 करोड़ के करीब अब मेरी वहाँ पे डेवलपमेंट पहुँचती है। मैं गिनता हूँ कि कितने कितने पैसे लग रहे हैं, सरकार के हों मेरे हों, तो गिनता हूँ मैं उनको, तो लगभग 900 करोड़ के करीब हम पहुँचे हैं वहाँ पे। आप ये देखो कि मैंने अभी जो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुरेंद्र चौधरी जी, उनसे रिक्वेस्ट करी और कमिश्नर साहब को बोला, और आज 6.5 करोड़ की नाबार्ड से मेरी सैंक्शन हो गई है, वो डबल लेन का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया। और वो तब मिस्टर AK मेहता थे, उनको लाकर तो हमने बताया था कि आप तो आ गए कि हमारी बाकी गाड़ियों को रोक कर, और लेकिन ये सिंगल लेन है, तो उन्होंने उस वक्त अप्रूव करी थी।
बोला था, तो आज हमारी वो होके आ गई है इन सब के प्रयासों से, जिनके मैंने नाम लिए। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करेंगे आने वाले दिनों में। आपने सही के ऊपर देखा, जब भी गोलाबारी होती थी, एक छोटा सा पुल था, लोग पार आर जा नहीं सकते थे, कितनी दिक्कत होती थी। तो वहाँ पे मैंने पुल बनाया, तो उसी के साथ साथ मैंने एक पुल और जो है वो पहले निर्माण बीच में खड़ा कर दिया था। जैसे बिहार का पुल देखा था ना आपने, बीच में पुल डाल दिया दोनों तरफ, अब रोड ही नहीं है, 40 फुट ऊपर खड़ा है, 40 फुट ऊपर खड़ा है, को आने जाने का कोई साधन नहीं है। उन दोनों की तरफ मैंने कोई 3-3.5 करोड़ के करीब का पैसा सैंक्शन कराकर, जब पिछली बार पाकिस्तान की गोलाबारी से हमारे वहाँ पे जब कुछ घरों को क्षतिग्रस्त हुए, तो वहाँ पे आईजी जम्मू और जैन साहब और हमारे जो आज के डिवकॉम है रमेश कुमार, बहुत ही बेहतरीन इंसान, और हमारे डीसी जम्मू, ये जब गए उस इलाके में, तो इन्होंने फौरी तौर पे देखा कि पुल के निर्माण के लिए इतना पैसा चाहिए, तो इमीडिएटली मौके पे जाके उन्होंने वो सैंक्शन कर दिया। तो इस तरह है कि अपने इलाके के विकास कार्यों में हमने खूब रुचि ली, और जब मुझे लगा कि मेरे इलाके में मेन पेशा तो खेती बाड़ी है, तो किसानों के हक़ के लिए भी लड़े, ट्रैक्टर रैलीज निकाली, अरेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन आज जब देखा कि यार ज़मीनें बढ़ती बढ़ती छोटी हो गई हैं, आगे हमारी जो फेंसिंग के पास की लैंड है उसको आज तक मुआवजा नहीं मिला, जो अमित शाह जी ने हमारे आरएसपुरा में आके हमें वादा किया था कि हम आपका ये मुआवजा दे देंगे, वो अभी तक पेंडिंग है सरकार के पास। हमारे रेफ्यूजियों का पैकेज है, वो आधा अभी 5.5 लाख दे के हमारा 30 लाख रुपया जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकमेंड हुआ था और मनमोहन जी ने अप्रूव किया था उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने, वो 25 लाख रुपया अभी पेंडिंग है। तो 5 लाख की किश्ती आई है, वो अभी पेंडिंग है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे थे जो वक्तन फवक्तन हमने उठाए हैं, और लोगों ने हमारा सहयोग किया। और आज देखें कि बॉर्डर के ऊपर आप ये देखें कि मैंने तकरीबन पावर सेक्टर के अंदर मैंने कहा इतने मैंने ट्रांसफार्मर लगाए, वो जो खासकर मेरा सही इलाका या थोड़ा ज़ीरो लाइन के ऊपर सटे हुए गांव थे, इतने ट्रांसफार्मर लगाए कि मतलब हदें लांद दी। तो जो इलाका रनिया से सटता था, जैसे जब्बोवाल कोटली है, वहाँ तक मैंने सड़क का काम का निर्माण शुरू करवा दिया। वहाँ पे एक सांझी जगह है जो देवस्थान है, तो वहाँ तक वो सड़क, वो भी कहने लगे कि इधर से सड़क वहाँ तक लाओ, तो मैंने 1.5 कैंप से लेके वहाँ तक सड़क लेके गया। तो इस तरह के विकास के कार्यों के लिए हमने नहरों को जो है उनका जो है मुद्दा उठाया, और उसको मुझे लगता था जब मैं डीडीसी बना था तो 3 साल बाद नहरें साफ़ हुई थी, और जब पास चल चल के हर चीज़ को मॉनिटर करके, जितना ग्रुप था उनको बोलता था वीडियो बना के डालो मुझे कितनी नहर साफ़ हुई है, सो दैट मुझे रोज़ की रिपोर्ट मिले कितनी नहरें साफ़ हुई हैं। तो इस तरह बहुत सारा विकास कार्य किया। सर बिजली को लेकर जो है वो बड़ी समस्या, क्या कहना चाहिए? देखें, मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का इसमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो हमारी साझा सरकार है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि 1 अप्रैल के बाद आपका जो है एक तो एमनेस्टी जो थी, जो आपका जो, ये भी मुझे समझ नहीं आता, बिजली महकमे को किसने अधिकार दे दिया कि हमारे ऊपर आप जो है हमारे किराए के ऊपर आप हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे। बाकी तबकों से लेके किसानों पे एक ख़ास हमदर्दी से देखना चाहिए। जो मुझे लगता है कि जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है उसमें तो बिल्कुल वो रहम नहीं है, क्योंकि हमारे 700 किसान शहीद हुए तो वो काले कानून वापस हुए थे। तो मैं आज की डेट में ये मानता हूँ कि जो आज की सरकार है वो किसानों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, और उनको मुख्य रखते हुए ये एमनेस्टी भी बढ़ाई गई है, और उनके किरायों में भी हमें जो है मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहूँगा कि 200% की जो आपने छूट दी है यूनिट की, वो किसानों को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से बेनती करूँगा जनाब, उनके ऊपर भी ये एमनेस्टी एक्सटेंड कर दें। जो छोटे दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, हमारे शहर के हैं, जम्मू शहर के हैं, अब बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके साथ ना मैं, जो बातें ऐसी हैं जो जुड़ी हुई हैं। मैंने देखा कहीं जो बेचारे दुकानदार हैं उन्होंने ना अपने गहने गिरवी रख के दोबारा दुकान शुरू करी, जो पहला सामान था सड़ गया, बर्बाद हो गया जब कोरोना खुला। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि उन दुकानदारों के ऊपर
जो है एक बार जो शॉपकीपर्स के ऊपर एमनेस्टी का जो है जितना भी असर हो वो ज़रूरी है देना उनको। सर जो डेली वेजर्स हैं उनको साझा सरकार से बहुत उम्मीद है, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए साझा सरकार बिल्कुल दिल से चाहती है, उमर अब्दुल्ला साहब और पूरी हमारी कांग्रेस पूरी दिल से चाहती है कि भाई ये मुद्दा हल हो। लेकिन देखिए आज की डेट में दो पावर सेंटर हैं, एक माननीय एलजी साहब के पास है और एक चीफ मिनिस्टर के पास है। चीफ मिनिस्टर के पास है कि उनके पास कैबिनेट है, फैसला कर सकते हैं, पर वो फैसले को अमली जामा पहनाना जो है वो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली सरकार के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। और बीजेपी जानबूझ के इस सरकार को पावरलेस करना चाहती है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने वादे पूरे किए हैं अगर ये पूरे हो गए तो अगली बार ये बिल्कुल सफा हो जाएगा। देखें कितनी का बार ये आप मोदी का नाम लेके या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके या हिंदू खतरे में है इसको लेके राजनीति करेंगे, कहीं ना कहीं इसका अंत होगा, अति का अंत होगा और झूठ का अंत होगा। ये झूठ का जो जाल बुना है, जो दिन को अंधेरा कहते हैं और रात को दिन कहते हैं, मैं समझता हूँ इनको कहीं ना कहीं आके जवाबदेही एक दिन वो कुदरत तय कर देता है, अति का अंत वो करता है। और मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो ये डबल पावर सेंटर बना है इसके कारण इसलिए उन्होंने एक कमेटी बनाई ताकि जब तक हमारी रियासत हमको वापस मिल जाए हम खुद फैसले लें हमारे लिए। आज हम फैसला करें अगर वहाँ से कमिश्नर सेक्रेटरी को बोलेंगे, कमिश्नर सेक्रेटरी के पास वो जो मंत्री से ज़्यादा पावर है वो करेगा नहीं काम। आज देखें चीफ मिनिस्टर कहीं जाता है और पुलिस अधिकारियों के जो दिमाग है वो सातवें आसमान पे है। एसएसपी वहाँ पे जाता नहीं है जहाँ चीफ मिनिस्टर जा रहा है, वेयर इज सपोज टू बी देयर, लेकिन वो नहीं जा रहा है। उनको लग रहा है कि आज हम इनके नीचे नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। ये वक्त बदलते देर नहीं लगेगी, वैसे ये ऐसे जैसे बिस्तर पे करवट बदलते हैं ऐसे वक्त बदल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें वो दे आर ट्राइंग टू शो दैट दे आर मोर लॉयल देन द किंग। वो समझते हैं कि हम जो जहाँ से हमारी ट्रांसफ़र होनी है वो ना नाराज़ हो जाएं तो हम नहीं जाएंगे। वेयर एज लॉ ऑफ द लैंड शुड बी फॉलोड। लॉ ऑफ द लैंड ये है कि आपको चीफ मिनिस्टर जहाँ जाए वहाँ जाना है, लेकिन नहीं जा रहे। इसके कारण जो हमारे जो चापलूस काइंड ऑफ लोग हैं, मतलब उनको कई जगह लगाए हुए हैं और विद द रिज़ल्ट ये है कि मिलिटेंसी बढ़ रही है। आपको जो परफॉर्मेंस करने वाले लोग हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर लेवल पे हैं, चाहे वो डीएसपी लेवल पे हैं, उनको लाओ आगे। आप सारे पर्टिकुलरली एक अपने पिक एंड चूज चहेते या कोई ऐसा, वो क्या वजह है कि वो लोग आगे हैं? तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरिट को आपको आगे लाना होगा, वरना लॉलेसनेस बढ़ जाएगी आप जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसके लिए मैं अमित शाह जी का आज ही पढ़ रहा था कि समीक्षा ली जाएगी, तो हम करेंगे बात, तो देखते हैं क्या करते हैं। सर एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, जेजेएम का मुद्दा, सर क्या कहना चाहेंगे? जेजेएम का बहुत बड़ा घपला हुआ था और उस वक्त जो उसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हैं, वो कभी नहीं चाहते थे कि भाई इसके ऊपर कोई बात करे, और उन्होंने दबाया इस बात को। और उसमें बहुत बड़ा जो वहाँ के परमार थे, जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे, वो उसके मुताबिक तो कोई 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का घपला हुआ है। तो पाइप को लेके जो खरीदने के लिए कि लोहे की, जैसे मिसाल मोटी मिसाल दे दूं, लोहे की पाइप बोली थी, प्लास्टिक की पाइप आ गई। अब आप जितनी मर्जी सिफ्तें उसमें लगा लो, इसमें ये है वो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो टेंडर हुआ था उसके अगेंस्ट दूसरी पाइप खरीदी गई है। टेंडर एक पाइप का हुआ, अप्रूवल एक पाइप का हुआ, खरीदी दूसरी गई। इसके ऊपर मैं चीफ मिनिस्टर का और पूरी जो सरकार है, जो कैबिनेट है, उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इसमें हाउस कमेटी बनाई है और इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो भी जितना भी बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो ये समझे कि वो 7वें आसमान पे बैठा है, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको आप जनाब एक बार रगड़ा दे दो, उसको एक बार सलाखों के पीछे ले जाओ, ताकि आने वाली नस्लों में ये डर पैदा हो जाए कि मौजूदा सरकार जो है, जो सरकारें हैं, वो जब आएंगी किसी चोर को पकड़ने के ऊपर तो चोर सलाखों के पीछे जाएंगे। तो ये हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने जो क्षेत्र में विकास किया है उसकी जानकारी दी, और बहुत सारे मुद्दों पर जो इनकी जो है वो हमारी इनसे जो है वो बातचीत हुई है। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने अपना जो है वो कीमती समय जेजेएम मीडिया को दिया। थैंक यू सर।